अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत से रिश्तों से बनती है और ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरसुकून बनाते हैं और एक दूसरे का साथ हमारी ज़िंदगी को मजबूत बुनियाद फराहम करता है। वैसे तो हर रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, खूबसूरत और ज़रूरी होता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पायदार समझा जाता है। इंसान की सोबत या उसके दोस्त ही उसकी पहचान होते हैं और कहा जाता है कि अगर किसी के इखलाक और किरदार को जांचना हो तो उसके दोस्तों को देखो कि वो अच्छे हैं या बुरे, और अगर इसके दोस्त अच्छे हैं तो समझ लो वो शख्स भी अच्छा है, और अगर उसकी सोहबत बुरी है तो वो भी वैसे ही शख्स समझा जाएगा। दोस्तों के साथ इंसान अपने हर किस्म के दुख, दर्द, गम, परेशानियाँ और खुशियाँ बांट सकता है और बाज़ औक़ात जो बातें या मसाइल हम अपने माँ बाप, बहन, भाइयों से शेयर नहीं कर पाते, वो बहुत आसानी के साथ अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। यूँ कह लें कि दोस्त इंसान के दुख दर्द के पार्टनर्स होते हैं और अक्सर तो क्राइम पार्टनर्स भी होते हैं। और अब दोस्ती किस तरह के लोगों के साथ करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो दोस्ती करते वक्त दूसरे फ़र्द की अखलाकियात, मजहबी एतबार और उसकी आदतों का जायज़ा ज़रूर लें, क्योंकि दोस्ती अगर महज इसलिए की जाए कि लोग कहें कि इसके तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो याद रखें कि ऐसी दोस्ती ना सिर्फ नापायदार होती है बल्कि ज़रा सी बात से फ़ौरन टूट भी जाती है। इसलिए दोस्ती हमेशा अपनी हैसियत, मिजाज और हम उम्र अफराद से करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन, बहन भाइयों के बाद सबसे अजीम और मोहब्बत भरा रिश्ता दोस्ती का ही है। और जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं या किसी परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, तो ऐसे में एक दोस्त ही होता है जो हमें खड़ा रखता है, हमें सहारा देता है। तो दोस्त बनाते हुए ख़ास ख्याल रखें, यही आपकी पहचान है। और औरतों के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपनी दोस्तों से मिलती हैं, अच्छी दोस्तों से, और उनके साथ हैंग आउट्स करती हैं, बाहर जाती हैं, तो उनका जो कोर्टिसोल लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो ऑब्वियसली दोस्तियाँ हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा पैगाम, एक छोटी सी अच्छी बात आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान में हर गुजरते साल में गर्मी का मौसम शदीद से शिद्दत इख्तियार कर रहा है और फिर ऐसे गर्म मौसम में पानी और मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। मौसम गर्मा में नींबू पानी और फालसे का जूस, गन्ने का रस और इस तरह की पी जाने वाली मशरूबात गर्मी की शिद्दत को कम करने में मददगार होती हैं। और आज हम ऐसे ही इसी हवाले से बात करेंगे, जैसे गर्मियों में इमली आलू बुखारे का शरबत है वो भी इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि सही तरीका क्या है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि अभी हम देखते हैं कि हर 2 दिन बाद तो मौसम बेशक बेहतर हो जाता है, लेकिन वो जो गर्मियाँ ऑब्वियसली भी आनी है, तो हीट वेव भी आनी है, अभी गुजरी भी है एक बड़ी शदीद हीट वेव। तो उसमें कौन से मशरूबात हैं जो हमें कंज्यूम करने चाहिए, हमारी हाइड्रेशन के लिए भी अच्छे हैं और वैसे भी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हर आने वाला मौसम जो है वो हमारे लिए एक नई तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर गर्मी का मौसम है तो वो गर्मी का ही है, बहार का है तो वो बहार का ही है, ख़ज़ां का है तो ख़ज़ां का है, या विंटर सीज़न है तो विंटर है। मतलब 4 मौसम जो है वो हमें पहले ऐसे महसूस होता था। अब ऐसा लगता है कि एकदम के लिए गर्मी है, एकदम के लिए सर्दी है और एकदम के लिए मौसम ऐसा है कि वो किसी चीज़ को भी क्लियर नहीं कर पा रहा होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो एक आदत बनी हुई है या एक मामूल बना हुआ है कि जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो हम बग़ैर गर्मी की हरारत के बढ़े हुए बहुत सारे ठंडे मशरूबात फ़ौरी से लेना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कहा इमली आलू बुखारे का शरबत। अब इमली आलू बुखारे का शरबत जो है, जहाँ ये कुछ फ़वाइद हासिल करने के लिए लिया जाता है, फ़ी ज़माना इसके नुकसानात ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। अच्छा। मतलब इससे हम फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, नुकसान ज़्यादा। वो इसलिए कि इसकी उस टेम्परेचर में हम इस्तेमाल नहीं करते जिसकी इसकी डिमांड है। अच्छा। मतलब 40 प्लस टेम्परेचर हो, 41, 42, 43 तक टेम्परेचर हो, तो फिर ये इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो आपको फ़ायदा देता है। और वो भी फ़ायदा कुछ मखसूस लोग हैं उनके लिए देता है, जिनका पहले से ही खून गाढ़ा है, वो कभी भी इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल ना करें।
जो पहले से ही किसी जोड़ों के दर्द के मुब्तला हैं वो कभी भी इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल ना करें। जो पहले से ही किसी एलर्जी का शिकार हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम है, दिमागी मराज का शिकार हैं, और वो कभी भी इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल ना करें। वो उनको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान पहुँचा देगा। ये जो सीज़न अभी चल रहा है कि अभी एक दिन गर्मी हो जाती है, रात ठंडी हो जाती है, अगले दिन हवा फिर नरम हो जाती है, इन दिनों में हम शौक़ के तौर पर बहुत सारे मशरूबात तो इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे अच्छा गर्मी से बचने का तरीका अगर कोई है तो वो सिर्फ सादा पानी है। आप जितना सादा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी आपके जिस्म की ज़रूरत और पानी की कमी जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। आप कोई भी शरबत जो बाज़ारी है वो आप इस्तेमाल करके देख लें, वो जैसे ही आप शरबत पीते हैं तो उसके बाद वो आपका हलक खुश्क कर देता है, बाद में और ज़्यादा प्यास बढ़ा देता है। फिर आप बार बार भी उसको पीते जाते हैं तो आपकी प्यास नहीं बुझती है। मकसद ये होता है मशरूबात इस्तेमाल करने का कि जिस्म को तस्कीन मिले और उसकी प्यास बुझे। बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से फिर हमें ये जो मशरूबात हैं ये फ़ायदे की बजाय जो है वो नुकसान देना शुरू कर देते हैं। हमारे आका करीम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी में एक मशरूब उनको बड़ा पसंद होता था। वो पसंद क्या होता था कि उम्मुल मोमिनीन जो बर्तन होते थे, मिट्टी वाले बर्तन होते थे या लकड़ी वाले बर्तन होते थे, उसमें पानी रात को रख देते थे, सुबह उठ के उससे पानी निकाल के उसमें सिर्फ शहद मिक्स करके शहद वाला शरबत बनाते थे। अच्छा। यानी पानी और शहद बस ये मिक्स करके। इसका अब आगे तिब्ब नबवी एक अल्लामा इब्न क़य्यम की किताब है, उसमें इन्होंने इसका एक फ़वाइद इस लिहाज से बताए हुए हैं। ये दिल को मजबूत करता है, ये पट्ठों को मजबूत करता है, ये फ़रहत बख्शता है, ये आपके खून को साफ़ करता है, ये आपकी प्यास को बुझाता है, ये आपकी पानी की कोई कमी जिस्म में आ रही होती है उसको बेहतर करता है। जो लोग ऐसे हैं वो फौरी से सवाल आ जाएगा कि शुगर वाले लोग कैसे शहद पानी इस्तेमाल करें। तो वो शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो सिर्फ इसमें इस मौसम में, ये जो बदलाव वाला मौसम है, इसमें सिर्फ दारचीनी का एक चुटकी और लौंग की एक चुटकी इसी पानी के अंदर मिक्स करके ग्राइंड करके ये पानी पीना शुरू कर दें। उनकी कुव्वत मुदाफ़त भी मजबूत हो जाएगी और उनके मशरूब वाला शौक़ भी पूरा हो जाएगा और उनके जिस्म को ठंडक भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आपने जिक्र किया इमली आलू बुखारे का शरबत के टाइम के साथ साथ उसके जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो बताएं कि किस तरह इस्तेमाल करना है हमने उसको, सही तरीका क्या है? देखें, अगर तो बच्चे की उम्र 7 से लेके 17 साल तक है और आप उसको इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो सिर्फ एक पीस इमली का और एक आलू बुखारे का, और इसमें एक चीज़ डाल दें, ये ज़रिश्क। ये एक छोटा सा दाना मिलता है पंसारी के पास, ज़रिश्क। ये मेवे की तरह होता है, मीठा होता है, अपनी ये अफादियत रखता है। ये ज़रिश्क के 5 से 6 दाने जो हैं उसी इमली आलू बुखारे के अंदर जो है वो आप इसको मिक्स कर दें और ये सुबह को उठ को इसको सिर्फ मल के 1-2 बार, कभी कभी हम ज़्यादा मल देते हैं उससे भी नुकसान हो जाता है, 1-2 बार मल के निचोड़ के ये वाला पानी इमली आलू बुखारे का उनको इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे ही 21 साल से ज़ायद उम्र हो और 50 साल तक की उम्र हो और जो मैंने पहले बीमारियां बताई हैं उनमें बंदा मुब्तला ना हो तो वो इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करना चाहता है तो वो सिर्फ 3 दाने आलू बुखारे के और 1 इमली का। ये जहन में रखें, जिस चीज़ में भी खटास पाई जाएगी वो मर्द हजरात के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस भी बन सकती है। तो हमें खटास वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। 1 जो है वो इमली का पीस और 3 आलू बुखारे के पीस, ये आप रात को पानी में भिगो दें और उसके अंदर ये ज़रिश्क इस्तेमाल कर लें और सुबह मल के ये निचोड़ के आप, और ये कोशिश करें मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। आम जो कांच का बर्तन है या स्टील का बर्तन है उसमें नहीं भिगोना, मिट्टी के बर्तन में भिगोएं तो उसके साथ इसका फ़ायदा हम बेहतर हासिल कर सकते हैं। इससे जो मैदे में गर्मी बढ़ रही है, जो हाथ पाँव जलन हो रही है, जो आँखों में जलन आ रही होती है, ये जो सीज़न आएगा ना, लू चलने का सीज़न जो होता है जो कुछ दिनों में आता है, उसमें फिर ये ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़्यादा मुफीद साबित होता है बजाय इस मौसम में जहाँ पे एकदम के लिए मौसम जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। इन दिनों में इससे एहतियात करनी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि जो एकदम से गर्मी आती है ना, इसमें एकदम से आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, कोई चीज़ आप खाते हो तो आपको ऐसे नौजिया फील होता है, ऐसे लगता है आपको उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये जब मौसम चेंज होता है बहुत सारे लोग इस चीज़ से ना सफ़र करते हैं, तो उसके लिए कौन सी अच्छी मशरूबात हो सकती हैं या कोई और टोटका बता दें? हमारे नाजरीन या जो हमारे देखने वाले हैं, मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, पहलवानी शरबत।
तो फौरी तौर पर हमारे जहन में क्या आता है, ये नाजरीन के जहन में आ गया होगा, पहलवानी शरबत जो हमारे घर में सदियों से चलता आ रहा था, जो अब बिलखसूस पहलवानों की खुराक समझा जाता है, वो होती है सरदाई। सरदाई समझते हैं आप? जी जी। सरदाई होती है कुछ मगजियात को भिगो के रखना और सुबह उसको अच्छी तरह से जो है वो दौरी में मिक्स करके फिर उसका जो है वो रस निकाल के वो इस्तेमाल करना। इसको पहलवानी शरबत इसलिए कहा जाता है कि इसके पीने वाले पहलवान हो जाते हैं, जो पहलवान हुए हुए होते हैं वो अपनी खुराक में इसको शामिल रखते हैं, तो उससे इनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। ये चंद चीज़ें हैं, ये मैं नाजरीन के सामने शेयर कर देता हूँ। इसमें पहला जुज़ जो है वो इसका है बादाम। ये बादाम आपने रात को जितनी आप अफराद की तादाद के मुनासबत से आप लेना चाहें, फ़ी फ़र्द के हिसाब से 7 बादाम होंगे। ठीक है। मतलब इतने बादाम आप भिगोएंगे तो वो आपको फ़ायदा होगा। ये आप बादाम ले लें, इसको रात को पानी में भिगो के रख दें। इसके साथ आपने लेने हैं चारे मगज़, ये आसानी से पंसारी के पास से मिल जाएंगे। चारे मगज़ ये आपने भिगो देने हैं रात को। 2 चुटकी इसमें खशखाश ये भिगो देनी है रात को। और इसके साथ आपने लेनी है 2 चुटकी सौंफ, मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा, ये वाली भिगो देनी है। तुखम बालंगू, तुखम मलंगा बड़ा मशहूर है, पानी में डालें तो ये थोड़ा लुआब छोड़ देता है, ये वाला आपने पानी में भिगो देना है। और इसके साथ एक चीज़ का इजाफा कर दें आप, छोटी इलायची, ये 5 से 6 आप भिगो दें। और इसमें काली मिर्च भिगोनी नहीं है, लेकिन ये सुबह जिस वक्त आप इनको निकालेंगे तो इनको अच्छी तरह से, अगर आपके घर में वो इंतज़ाम मौजूद है जिससे सरदाई बनाई जा सकती है तो फिर वो आप बना सकते हैं, वरना आजकल ग्राइंडर हैं, ग्राइंडर में ज़रा फ़ायदा उस तरह से नहीं होता लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाती है। वो आप ग्राइंड करके उस वक़्त आप इसमें काली मिर्च और सुंड ये बराबर वज़न मिक्स कर दें और उतार के इसमें अगर आप शक्कर मिलाना चाहें तो भी ठीक है, ना भी मिलाएंगे ये बड़ा ही खुश जायका बन जाएगा। ये आप अपने बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन को, किसी भी उम्र के फ़र्द को आप इस्तेमाल करवा देते हैं। सुबह 1 कप, ये आपकी नज़र को तेज़ रखेगा, ये सारा दिन आपको थकावट नहीं होने देगा। ये गर्मियों में जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, ये भूख बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। हाजमे के मसाइल इसके साथ ठीक हो जाएंगे और जो हर वक्त थकावट सी रह रही होती है वो इस सरदाई के नुस्खे से इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है मैडम, जावेद बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिए। और मैडम हकीम साहब से नजर के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए। मेरा दूर का बहुत कमजोर है। ठीक है, नज़र कमज़ोर है आपकी? जी जी। ठीक है, नज़र कमज़ोर है, और अगर नज़र की कमज़ोरी के साथ साथ आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं है, कुछ लोगों को नज़ला ज़ुकाम मुस्तकिल होता है तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, या नींद पूरी नहीं होती तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, एक आसान सा नुस्खा अपने घर में बना लें। ये आप 1 खजूर लीजिएगा रोज़ाना सुबह, 1 खजूर, और इसमें आपने डालनी है थोड़ी सी सौंफ 1 चुटकी, और इसके साथ आपने डालनी है 5 काली मिर्च, और इसमें डालनी है आपने 3 किशमिश, और इसके साथ आपने 3 बादाम। ये वाला एक पेस्ट बना लें, सुबह गुठली इसकी निकाल के इसको मिक्स करके एक माजून सी बना लें, समझें आपकी माजून दिमागी हो जाएगी। ये सुबह के वक्त खाली पेट आधा चम्मच, और रात को सोते वक्त आधा चम्मच। जब रात को लेनी है तो उस वक्त दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है। ये वाले अपने मामूल में रखें, ये आपका नज़र को बहुत जल्दी जो है वो बेहतर कर देगा। जो सर पे भारीपन आ रहा है वो भी इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जिनको बीपी का मसला रहता है और गर्मियों में भी उनका अक्सर बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो उनके लिए कौन सा शरबत सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ब्लड प्रेशर लो वालों के लिए, जिनको सुस्ती हर वक्त छाई रहती है, वनूदगी जिनको आई रहती है, उनके लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा है। ये एक लकड़ी मिलती है पंसारी से, ये रेवंत चीनी इसको कहते हैं, रेवंत चीनी इसी नाम से ही ये लकड़ी मौजूद है। ये आप इसका 1 पीस इतना लेके इसको 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें रात को, 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें, और सुबह के वक्त उठ के इसको हिला के ये वाला शरबत सिर्फ बग़ैर किसी मेहनत के तैयार है। ये पानी ही होगा, एक पानी की तरह बन जाएगा, थोड़ी सी पिलाहट आ जाएगी उसमें। ये वाला सुबह के वक्त आप तकरीबन 1 कप ये सुबह के टाइम पे पी लें। फिर जब आप नाश्ता करें, नाश्ते के बाद 1 घंटा 1 कप पी लें, 2 घंटे के बाद फिर पी लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इससे जो सुस्ती बढ़ रही है वो ठीक हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा और होगा, बहुत ज़्यादा जो गैस गर्मियों में बनती रहती है पेट में,
इसी में सिम्बलू का शक एक मिलता है, सिम्बलू का शक, वो इसी में भिगो के रख देंगे तो इंशाल्लाह उसके साथ पेट का जो मामला है वो भी ठीक हो जाएगा, सुस्ती भी बेहतर हो जाएगी और जो तबीयत में गनूदगी छाई रहती है वो इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाएगी। तो एक ड्रिंक भी हमें क्विक बता दें, फिर हम ब्रेक लेते हैं। शहद का पानी तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, बेहतरीन है, वरना ये ताज़ा पुदीना है, ये मैंने वैसे नुस्खा शेयर करना था, उनकी वसात से कर देता हूँ। ये ताज़ा पुदीने के 10 से 15 पत्ते ये रात को पानी में भिगो के रख दिया करें। इसमें गुलाब के फूल ताज़ा लेके ये आप रात को पानी में भिगो दें और इसमें आप छोटी इलायची 5 दाने छोटी इलायची के ये आप रात को पानी में भिगो दें और इसमें ज़रिश्क शीरी ये आप 10 से 12, ये वाला एक नुस्खा बेहतरीन है इस मौसम में जब मौसम में बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये सुबह उठ के आप इसको ग्राइंड करें और इसको निचोड़ लें, ये वाला शरबत पी लें, ये आपको हशाश भी रखेगा, तबीयत बहाल भी रखेगा, गिरानी भी नहीं होने देगा और मामूल के हिसाब से आप जो कोई अपनी बीमारी के हिसाब से दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी साथ ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गर्मियों का मौसम है, इसमें एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स कौन सी हो सकती हैं, और इमली आलू बुखारे का शरबत है जो कि बहुत फेमस होता है और बहुत से लोग पीते भी हैं गर्मियों के मौसम में। तो इसका क्या सही तरीका है और किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इससे एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में भी बात किया। मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे गुर्दे के हवाले से, गुर्दों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। गुर्दे हमारे जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है और ये हमारे खून में मौजूद जो इजाफी कचरा है इसको फ़िल्टर करते हैं और ये हमारे जो बॉडी का पीएच लेवल है, नमक और पोटेशियम है, इसको भी कंट्रोल करते हैं और ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो खून के सुर्ख, जो खून के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र नौजवान है, अफराद हैं और उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं अक्सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर बात है कि बड़ा अच्छा टॉपिक है आज जो लाहौर न्यूज़ ने इसको हमने चुना है। गुर्दों की बीमारियों के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे आपने नौजवान नस्ल की है, तो ज़ाहिर बात है बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है। उसकी जो अगर हम उसमें कॉज में सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं जो इसको इल्ज़ाम ठहराऊँगा वो हमारा फ़ास्ट फूड है। उसके बाद हमारी जो ड्रिंक्स हैं आजकल, जो फिज़ी ड्रिंक्स आ रही हैं किसी भी किस्म की, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की, लाल नीले पीले रंग की, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो ज़ाहिर बात है वो जब इस तरह की चीज़ें लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली ये ड्रिंक्स जो हैं ये हमारी किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसी तरह से जब फूड्स है उसमें जंक फूड में हैं जो आप इसमें मायनीज़ खा रहे होते हैं, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी किडनीज़ के लिए, क्योंकि किडनीज़ में ब्लड में शामिल होकर जब ये चीज़ें फ़िल्टर नहीं होती तो फिर ये चीज़ होता है कि ये ज़्यादातर गुर्दों को नुकसान पहुंचाने का ज़्यादातर सबब बनती हैं। और ख़ास करके जब आप पानी कम पिया जाता है, नौजवान नस्ल में आप देखेंगे कि पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पसीना ज़्यादा आ जाता है और पानी कम पिया जाता है, बॉडी जो है डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो डेफिनेटली उसकी सूरत में भी जो है वो किडनी को नुकसान ज़्यादा आ रहा है। और फिर इसमें स्मोकिंग है या आजकल जो ई सिगरेट का जो चला हुआ है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा अर्सा पहले मैंने किसी जगह पर एक एग्जामिनेशन हॉल के बाहर गया हूँ, तो मैट्रिक के पेपर बच्चे दे के गए थे। आप बिलीव करेंगे कि 30 to 40% जो बच्चे बाहर आ रहे थे उन सब ने हाथ में ई सिगरेट और इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे थे, वेप जो पड़ रहा था, तो डेफिनेटली वही नुकसान होता है। जैसे सिगरेट का वो कहते हैं कि उससे कैंसर होता है, उसके नुकसानात है, तो वेप के कोई नुकसान नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ हमें प्यारी करके पकड़ाई गई है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट उसके स्टाइल्स हैं, तो लोगों को लगता है कि वो उसके नुकसानदेह नहीं है। नहीं, नुकसान देखिए, नुकसान तो हर चीज़ का, नुकसान तो आपकी मोबाइल फ़ोन का भी, अगर आप उसका स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा और आप उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाती हैं। तो इसी तरह से जब हम किडनी की हेल्थ के हवाले से जैसे बात कर रहे हैं ना, तो किडनी में जब पानी का इस्तेमाल आप कम करेंगे और इस तरह की अजिया या इस तरह का जो मिनरल्स हैं या आप इस तरह की चीज़ों बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे, जो गुर्दों का काम बेसिकली क्या है कि आपकी फिल्ट्रेशन करना, गंदगी को बॉडी को जो है में से बाहर निकालना, यूरिन के थ्रू उसको पास आउट करना है। अब जो ऐसे ज़रात या ऐसे मादे जो इसमें से नहीं आते वो तो डेफिनेटली उसके बाद सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर मोस्टली जो चीज़ें आ रही हैं वो आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसमें क्या होता है कि मोस्टली प्रोटीन पेशाब में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे जो फिल्टर्स हैं गुर्दों के, जो इसने फ़िल्टर करना है ब्लड को और फासिद मादों को अलग करके यूरिन के थ्रू में और साफ को खून को आगे की तरफ ले जाना है,
वो चीज़ें जब नहीं प्रॉपर होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा गुर्दे ख़राब होने का जो अमल है ये बड़ा स्लोली शुरू होता है। सबसे पहले अगर आपके गुर्दे में पथरी बन रही तो समझें कि आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई खराबी होना शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की भी बनती हैं मोस्टली पथरियाँ, यूरिक एसिड भी बनती हैं, और अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं उसकी वजह से भी, और कम है तो उसकी वजह से भी, दोनों सूरतों में जो गुर्दे की पथरी में है ये बनना शुरू हो जाती है इसमें। अच्छा, उसमें क्या चीज़ है कि हम जैसे पालक है, साग है, मेथी, इस तरह की चीज़ें, माश की दाल, चने की दाल, इस तरह की चीज़ें जब खा रहे होते हैं इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मिकदार में, उसमें भी पथरियाँ बन रही होती हैं क्योंकि बॉडी को आपकी उस चीज़ को एक्सेस नहीं दे रही उस तरह से, और वो फिर स्टोन की सूरत में वो गंदगी इकट्ठी होकर आपके बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो लोग यूरिक एसिड जिन लोगों का ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली वो यूरिक एसिड हाई होने की वजह से जब ब्लड में प्योरिन की मिकदार ज़्यादा बनते हैं, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं और प्रोटीन ज़्यादा होती है तो फिर वो भी गुर्दे की पथरी की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। और इसी तरह से जो अगर हम बाकी तरफ आए, ये तो गुर्दे की पथरी की बात हमने कर ली ना, और पानी कम लोग जो पीते हैं, बहुत ज़्यादा मैदे वाली बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें बेसिकली तो कॉज आ जाती है। और सेकेंडली जो है, अब मोस्टली हम ये देखते हैं कि जो लोग ड्राइवर हजरात हैं या जो ऑफिस में काम करते हैं, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा यूटीआई का प्रॉब्लम पाया जाता है, इन्फेक्शन का पाया जाता है, तो उनकी कॉज जब हम अपनी हिस्ट्री लेते हैं तो पता ये चलता है जी कि ऑफिस में बैठते हैं, बाथरूम की सहूलत नज़दीक मैसर नहीं है, तो कोशिश ये होती थी कि हम पानी ज़्यादा ना पिएँ ताकि हमें बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, तो उस वजह से भी जो है गुर्दों में खराबी, सोजिश या सिस्ट या इस तरह की चीज़ें जो ठीक है। डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिदा। आप भी गुर्दों के बारे में पूछ रहा है, सोजिश है गुर्दों पे, ठीक है। गुर्दों पे सोजिश है और किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा, वो पूछना है। ठीक है जी, आपने गुर्दों का जो अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें देख लीजिए उसमें हाइड्रोनोफोसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या उन्होंने सिस्ट का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये चीज़ होती है, होम्योपैथी की बहुत अच्छी एक दवाई है हमारी, एपिस मेलिफिका दवाई होती है, वो अगर दवाई आप इस्तेमाल करेंगी, एपिस मेलिफिका मैं फिर बता रहा हूँ, वो ले लें, उससे इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा। साथ बर्बरस वल्गैरिस क्यू मसूद कंपनी की ले लें, उससे भी आपको जो है इससे काफ़ी फ़र्क इंशाल्लाह ताला उसमें पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें, आप बता रहे थे कि क्या क्या उसमें जब खवातीन हैं और या ड्राइवर हजरात हैं जो नहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं और उनको प्रॉब्लम होता है कि ये वाशरूम अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम ज़्यादा करती हैं। अच्छा, उसमें अभी हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि पथरी की तरफ से हट के अगर जाते हैं, किडनी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की। अच्छा, इसमें जो गुर्दे खराब, अब गुर्दे की अगर किडनी फेलियर की तरफ हम आ जाए ना, CKD की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अगर आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं उसमें 9 अलामतें हम ऐसी कहते हैं कि अगर आप उनको देख लें तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि जी आपके जो किडनी है ये ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म की सोजन का रहना, या पाँव के ऊपर सोजन का रहना, या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर स्वेलिंग आपको महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि आपके गुर्दे जो है ये काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पेशाब का कलर, यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, या वो जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो उसमें झाग आ रही है, तो इट्स मीन है कि उसमें प्रोटीन आना शुरू हो गई या कोई इन्फेक्शन शुरू हो गया है। पेशाब का रंग गदला आ रहा है या उसमें आपको खून आता नज़र आ रहा है, कमर की बैकशली हिस्से में, पिछले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है या वजनी हैवीनेस फील हो रही है, तो इट्स मीन के आपके किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। अच्छा, किडनी का प्रॉब्लम कभी भी एक दफ़ा नहीं होता, अल्लाह ना करे अगर इंजरी कोई नहीं आ रही, तो डेफिनेटली इसको ख़राब होने में कम से कम 4 से 5 साल का अरसा दरकार होता है, जिसकी वजह से किडनी जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से टांगों में दर्द, थकावट का रहना, पट्ठों का खिंचाए रहना, ये सारी जितनी अलामतें ये गुर्दे ख़राब होने की वजह से होती हैं। अच्छा, मोस्टली जो पाकिस्तान में किडनी जो ख़राब होने की जो कॉज आ रही है वो उसको हम जो देखा जाता है वो है हाई ब्लड प्रेशर और प्लस जो है वो डायबिटीज़, शुगर की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से जो है बीमारी में अगर हम उसमें आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा उसकी जो कॉज है वो ये दोनों चीज़ें आती हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर। अच्छा, जो लोग तो अब शुगर को बड़ा इजी लेते हैं क्योंकि शुगर एक अनदेखी बीमारी है, बेसिकली इसको बीमारी नहीं डिगलाइज किया जाता, मैं तो डायग्नोज नहीं करते, लोग बेसिकली ये कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके या इस तरह की चीज़ों को लेकर तो लोग देखते हैं कि जी इस चीज़ों को हम कर लेते हैं, लेकिन खुदारा शुगर के मामले में कभी भी आप अपनी आंखें बंद ना करें, हमेशा इसका जो है HbA1c का 3 महीने वाला टेस्ट, और जो लोग RFT अपना करवाते हैं वो कंप्लीट RFT करवाया करें, उसमें सिर्फ यूरिया क्रिएटिन ना करवाया करें, उसमें EGFR भी करवाया करें ताकि उनको पता चल सके उनके जो फिल्ट्रेशन है जो किडनीज़ की वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। और यूरिन का टेस्ट जैसे आजकल 100-200 रुपये में हो जाता है, बेसिकली उसमें भी पता चल जाता है कि किडनी का कोई प्रॉब्लम हमें शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम देख के तो अपनी गुर्दों की सेहत के बारे में हम बेहतरी कर सकते हैं और इनको बचा सकते हैं, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाए।
क्योंकि ये साइलेंट किलर है ना, बेसिकली शुगर भी है, किडनीज भी है, ये पता ही उस टाइम चलता है जाके जब बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है कि अब जाके प्रॉब्लम ख़राब हो चुका है इसमें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके गुर्दे फेल होने वाले हैं, ये कैसे पता चलता है और बर वक्त आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी देखें, RFT मैंने बताया ना कि सबसे बेहतरीन जो है वो RFT एक टेस्ट होता है, उसमें EGFR लाजमी करवाएं। बाज़ डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ RFT करवा लेते हैं, उसमें रेनल फंक्शन जो है उसमें यूरिया और क्रिएटिनाइन, EGFR की तरफ नहीं देखा जा सकता। वो जो EGFR जब करवाएंगे उसमें पता चलता है कि आपके फिल्ट्रेशन की जो हालत है वो किस तरह की है, फिर अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जा सकता है। और फिर मैंने जो सबसे पहले बताया कि अगर आपकी बॉडी स्वेल कर रही है, आपकी बॉडी में सोजन है, तो इसका मतलब है कि ये अलार्मिंग है, आपकी किडनी की तरफ कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। और जो लोग स्पेशली शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए मैं ये स्पेशली कहूँगा कि आप अपना जो हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद भी नहीं, हर 3 महीने बाद अपना यूरिया क्रिएटिनाइन लाजमी RFT करवाया करें और यूरिन का टेस्ट करवाया करें और देखा करें कि उस तरह से वो चीज़ें आपकी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, डेली लाइफस्टाइल, उसमें कौन सी हम हैबिट्स हैं हमारी जो कि हमारे जो किडनी हेल्थ है उसके लिए बहुत बुरी हैं और हम लोग कर भी रहे हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले मैंने बताया ना कि जैसे जंक फूड है उसमें आपकी सबसे ज़्यादा, मैं आपके हर प्रोग्राम में ये चीज़ बताता हूँ कि मायोनीज़ जो है ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है जो बनाई जा रही है आजकल। ठीक है, इसको कभी भी अगर आप देखें तो ये ऑयल, इसमें से टोटल घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन हमारी नज़रों में उसमें मसाले ये ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि वो फिर आपके जाके किडनी उसको ब्लड में से प्योरीफाई नहीं कर पाता। जब वो प्योरीफाई नहीं करता तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ये स्टोन की सूरत में बनना शुरू हो जाते हैं। अब जिनके तो सेंसिटिव किडनीज हैं उनको तो प्रॉब्लम होगा कि वो फेलियर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, किडनीज के हवाले से बात हो रही थी कि कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जिससे जो हमारी किडनी है वो फेलियर की तरफ जाता है और उसमें बच्चियाँ बनती है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हमजा बुखारी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान में शरीके हयात पर तशद्दुद एक संगीन समाजी मसला है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहा है। इसमें जिस्मानी सेहत, जज्बाती, ज़हनी और ज़ुबानी तशद्दुद शामिल होता है जिसका शिकार ज़्यादातर ख़वातीन बनती हैं। और हमारे माशरे में अक्सर लोग खौफ, बदनामी या ख़ानदानी दबाव की वजह से इस मसले पर खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद इंसाफ और मदद से महरूम रह जाते हैं। और ये मसला ना सिर्फ एक फ़र्द बल्कि पूरे ख़ानदान के सुकून और ज़हनी सेहत को मुतासर करता है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सोनिया उमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। यू वेलकम। अच्छा डॉक्टर सोनिया, सबसे पहले बताएं कि जो घरेलू तशद्दुद है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी वजूहात क्या हैं और कैसे केसेस आते हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया जी इस बार यहाँ मौजू पे मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। बेसिकली हम बात कर रहे हैं IPV की, जो एक इंटरनेशनल टर्म इसके लिए यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। पाकिस्तान में थोड़ा सा इसकी बड़ी मुख्तसर सी फॉर्म हमारे सामने आती है या हमारे माशरे में लोगों को अवेयरनेस है। हालांकि ये एक बड़ा मसला है जिस पे बात भी जो है वो हमारे जो सियासी और हमारे समाजी और रवायती जो एक फैक्टर्स है उसकी वजह से इस पर कम की जाती है। IPV जो है जिसकी आप बात कर रही हैं, इसे कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। हमारे जो माशरे के अंदर बेसिकली एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशन के अंदर अगर कोई तशद्दुद है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। हालांकि दुनिया भर में जिस पे बात होती है बाहर के मुल्कों में जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर ये है कि ये सिर्फ ख़वातीन पे नहीं है, ये मर्दों पे भी है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इज नॉट जस्ट अ फिनोमिना दैट एग्जिस्ट अमंग वेमेन, इट ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग मैन। ये आदमियों पे भी है। 2012 में मुझे याद है मैंने कीनिया में एक नैरोबी अफ्रीका में एक जेंडर बेस्ड वायलेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड की आज से कुछ 14 साल पहले। तो मुझे पहली बार पता चला कि मर्द भी इसका शिकार होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे उस ग्रेटर मेजॉरिटी की जो सबसे ज़्यादा इसका शिकार है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़वातीन हैं। बिल्कुल। और इसकी बहुत सी जो हैं वो टाइप्स हैं। हम पहले रीजंस पे बात करने से पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी टाइप से बात करना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम द फिजिकल वायलेंस, द इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन फैक्ट इज सीन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ओनली फिजिकल वायलेंस, कि किसी को कोई ज़ख्म है, किसी ने किसी को मारा है। हालांकि इसकी बहुत से इकसाम है। ये जिस्मानी तशद्दुद भी है, ये जहनी तशद्दुद भी है, ये मुआशी तशद्दुद भी है। When you deprive women of her assets, of her legal assets, बहुत सी ऐसी चीज़ें।
तो इसके बहुत से जो है वो आगे से जो टाइप्स हैं वो हमें नज़र आती हैं। एक सर्वे के मुताबिक, WHO के मुताबिक, हर 3 में से 1 औरत जो है वो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के अंदर किसी ना किसी टाइप के तशद्दुद का शिकार है। ठीक है। पाकिस्तान में किए गए एक सर्वे के मुताबिक जो जिस्मानी तशद्दुद है वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 56 to 58% रिपोर्ट हुआ है अमंग वुमेन, जो रिसर्चेस की जाती हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक रिसर्च के मुताबिक जो पाकिस्तान के एक बड़े इदारे ने की, उसके अंदर 76% औरतों ने ज़हनी तशद्दुद की अपनी ज़िंदगियों में मौजूदगी का एक्सेप्ट किया उसको। और हमारे यहाँ ये मैरिटल लाइफ के अंदर है। हमारे यहाँ हमारे जो माशरती और समाजी और जो भी हमारी रवायात उसके अंदर हम पार्टनरशिप, और उसके अंदर तो ज़ाहिर उस रिलेशनशिप में नहीं है, वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर और तरह की जो है वो सूरत हाल है। तो हमारे यहाँ ये मैरिटल लाइफ के अंदर है। अब जब हम मैरिटल लाइफ की बात करते हैं और उसके अंदर ये तशद्दुद है, वो जिस्मानी सूरत में है, वो जहनी सूरत में है, वो मुआशी सूरत में है, तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसके हम किसी एक अंडर वन फैक्टर नहीं देख सकते। एक होलिस्टिक अप्रोच एक तो इसको कैटर करने के लिए चाहिए, और दूसरा इसकी सारी वजूहात पे हमें बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसके सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स हैं। अब ये क्या है? जल्द उम्र की शादियाँ, अर्ली मैरिजेस, फिर उसके बाद अपनी पसंद की शादी या एक ऐसी शादी जिसके अंदर दोनों कपल की जो है वो रजामंदी नहीं है। एक ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे ये चीज़ बहुत हो रही है, वहाँ पे इसका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कम उम्र में शादियाँ हमारे यहाँ, साउथ एशिया की अगर हम बात करें, भी पाकिस्तान के थोड़े डायनामिक्स बदले हैं साउथ एशिया में, लेकिन पाकिस्तान का शुमार उन वन ऑफ दी हाईएस्ट रिपोर्टेड कंट्री जहाँ पे कम उम्र की शादियाँ हैं। अब शुक्र अल्लाह का कि कुछ हमारे कवानीन, जैसे पंजाब में भी अब 18 साल का जो है उस पे जो है वो कानून जो है वो आई थिंक पास हो चुका हुआ है। तो ये लेकिन हम बहुत देर से इसकी तरफ है। उम्मीद करती हूँ कि अब इस कानून की वजह से इस पर कुछ सख्ती आएगी। इसके अलावा जो कम उम्र की शादी, दूसरी मैंने आपके साथ बात की, इसके अलावा जी एजुकेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। एंड वाइल आई से दिस एजुकेशन इज़ अ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से IPV या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है। इट डजंट मीन कि ये पढ़ी लिखी औरतों के साथ नहीं होता। एट द सेम टाइम आई डोंट से डैट द एग्जिस्टेंस ऑफ IPV इज़ इक्वली फाउंड अमंग द रूरल वुमेन एंड द अर्बन वुमेन। हाउएवर इसकी जो बहुत शिद्दत है, ये एक मसला अगर बहुत संगीनी के साथ मौजूद है तो वो देहाती इलाकों में मौजूद है। वहाँ पे आप हालात देखें ना कि औरत बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स क्या हैं। मुझे स्टेट ने, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने, पाकिस्तान के आइन के अंदर मैं अक्सर प्रोग्राम से बात करती हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोविजंस फॉर द वुमेन राइट। आपको कोई इस तरह से नहीं हाथ लगा सकता। डॉक्टर सोनिया, आपने बात किया ना अवेयरनेस, उन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और अगर आप ऐसे जो डिप्राइव्ड इलाके हैं या डिप्राइव्ड वुमेन हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे बैठ के बात करें ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो बहुत सीधी हैं। उनको नहीं पता, उनको लगता है कि औरत की ज़िंदगी यही है, बिकॉज वो यही डायलॉग बोलती हैं कि औरत का तो यही काम है ना, मर्द गालियाँ भी दे तो बर्दाश्त करनी, बिल्कुल वो सरबराह है घर का, उसने नान नफका चलाना है, तो उसको तो मजाजी खुदा का आ गया। वो एक जो हदीस ये लोग गलत कोट करते हैं गलत तरीके से, जो कि और कॉन्टेक्स्ट में है, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या राइट्स है, और उनको लगता है औरत की यही जिंदगी, और वो बोलते हैं मेरा तो नसीब ही ऐसा है। हालांकि इट इज़ नॉट योर नसीब, इट इज़ योर चॉइस। बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है जी हमारी रवायती सोसाइटी। यहाँ पे मर्द को ये दर्जा दिया जाता है और ख़वातीन को पता ही नहीं उसके क्या राइट्स हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं इस्लामिक स्टेट, लेकिन हम कितना इस्लाम को आप मर्द और औरत के रिश्ते में हम सिर्फ अपने सिलेबस से लेकर अपनी आम ज़िंदगी में या आपके मीडिया के थ्रू हम अगर एक चीज़ को प्रमोट करें, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वाइफ्स के साथ, उनकी अपनी बीवियों के साथ जो टर्म्स थे, जिस तरीके से वो चलते थे, अगर हम उसको प्रमोट करें, उनकी उस प्रैक्टिस को प्रमोट करें, तो मैं मान ही नहीं सकती कि पाकिस्तान में इंटीमेट पार्टनर वायलेंस नाम की कोई चीज़ हो। तो वी आर टोटली अगेंस्ट, हम अपनी मज़हब के भी अगेंस्ट जाके इसके ऊपर बात करते हैं, और हम उन रवायात में जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान जिस हित्ते में मौजूद है, 100 साल हम हिंदुओं के साथ रहे, हमारे पे इन्फ्लुएंस बल्कि हज़ारों साल का है, एक ऐसे रिलीजन्स का जो कि बड़े दकियानूसी हैं। उसमें सती होती थी जी, मर्द मर जाता था तो औरत को जला दिया जाता था। सो एक्चुअली जब हम हिस्टोरिकल बात करते हैं, वो ट्रेड्स चलती आ रही हैं, चलती आ रही, रुकने का नाम नहीं। और लोगों को लगता होगा ये एलियन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज़ें ये 2026 चल रहा है, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। फ्यूडलिज्म है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। yes. हम बलूचिस्तान जाएं, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंध के बहुत इलाकों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर लाहौर के लोग, पंजाब के लोग वहाँ पर जाएँ, औरतें अगर वहाँ जाके एक्सपीरियंस करें, बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है,
तो वहाँ पे आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगेगा कि आप आज से 100 साल पहले आ गए हो, इतनी जहालत है वहाँ पर। आई थिंक मोर देन डैट, मेरी जो PhD की रिसर्च है मैंने सदर्न पंजाब में की, तो मैं सदर्न पंजाब में यानी साउथ ऑफ द पंजाब के ऐसे ऐसे देहातों में गई हूँ, तौनसा में, अलीपुर में, ये सब मतलब मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट में मेन काम किया। तो आप यकीन कीजिए मैं वहाँ पे जो सिचुएशन देख के आई और ख़वातीन की, मैटरनल हेल्थ पे काम था, ज़चगी के दरमियान जिन ख़वातीन की डेथ होती, तो देख अब वो जो वायलेंस का शिकार होती थी, उनके साथ जो मसाइल थे, तो मुझे लगता था कि आप ठीक कह रही है कि हम किन गारों के दौर में जो है वो रहते हैं। कल हमारे पास एक कॉल आई हुई थी, बहुत ही दुखी औरत थी, वो बता रही थी कि 8 साल हो गए उनकी शादी को और उनके बच्चे भी हैं, 5 बच्चे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनका शौहर उनको मारता भी है और गालियाँ भी देता है और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं, मतलब और ये मतलब लगातार हो रही है। और कहते हैं मैं उसके घर वालों को कहती हूँ तो वो कहते हैं भाई चले जाओ, ना बर्दाश्त करो, और मेरे घर वाले हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं आपको भाई सफ़र करना है, औरत की ज़िंदगी ये है। तो आपको क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये कहने को तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है, 2026 चल रहा है और अभी भी ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में मौजूद हैं। बिल्कुल ये मौजूद है। देखें आप पहले तो अपनी बेटी को हम पढ़ाते नहीं हैं, एग्जैक्टली, उसे वो शौक कैरियर नहीं बनाने देते। अभी आप देखिए मैं तो कहते कहते थक गई कि कितने मिलियन बच्चे बाहर हैं, उन मिलियंस में से कितने मिलियन बच्चियां हमारी बाहर हैं। हमारे स्टार्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि 26 से 27 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल और 16 मिलियन बच्चियाँ हैं। तो पहले तो आप अपनी बच्ची को तालीम ही नहीं देते। तालीम बहरहाल एक अवेयरनेस है और कहीं ना कहीं आपको जुल्म से भी होने से रोकेगी। अब ये जो आपने बात की, इसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपनी बच्चियां ब्याह देते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे दरवाजे आपके लिए। दैट थॉट इज सच अ हॉरिबल थॉट, इट्स सच अ बारबैरिक थॉट। और ये लॉ के अगेंस्ट है, ये इस्लाम के अगेंस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। कल मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रही थी, बल्कि एक ड्रामा एक्चुअली पाकिस्तानी देख रही थी, उसके अंदर कोई ऐसे वो कैरेक्टर बात करके कहते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी है हिस्सा लेने की, बहनें जो होती हैं वो तो भाइयों को अपने हिस्से दे देती हैं, तुम्हें अपने भाई के देती हैं, माफ़ कर देती हैं। तो अब ये चीज़ हम इन्हें शुरू से पढ़ाते हैं और बिल्कुल मैंने आपको बताया हिंदुआना सोच, वो कल्चर, वो प्रैक्टिस कि तुम गई हो तो तुम्हारा जनाजा ही वापस आना चाहिए, यू शुड नॉट कम बैक, नो वरीज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। हमें कोई और बच्चियां भी माँ बाप को नहीं बताएंगी कि नहीं जी वो किसी परेशानी में ना आ जाएं, और इसकी वजह से सुसाइड केसेस में दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। और आप देखें, एक तो मेंटल टॉर्चर के साथ बच्चियां गो थ्रू करती हैं, एंड देयर इज़ अ प्रेवलेंस ऑफ suicide cases in our society which is quite high among the women also। इसके अलावा देखिए जो बच्चियां टॉर्चर का शिकार हो रही होती हैं, आपका एंड में क्या होता है कि वो फिर कत्ल होती हैं। मतलब वो रिपोर्ट नहीं होता, पेरेंट्स को भी पता है, इन लॉज के लोग भी देख रहे हैं कि मियाँ टॉर्चर कर रहा है। एंड में क्या होता है, कोई बड़ा हादसा होता है, कहते छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग का सबब बनती है। शुरू में मारपीट, हल्की फुल्की मारपीट पे जब रिपोर्ट नहीं होती, वो एंड होती है एक बड़ी मारपीट में, जिसके नतीजे में फिर हादसा होते हैं जिसमें खुदा न खास्ता कोई गोली जल जाए या बच्चियों को जला दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई हम मुल्क तो नहीं है कि ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होनी, चीज़ें रिपोर्ट हो रही है। और डॉक्टर सोनिया, मुझे लगता है कि औरतों का जो माइंडसेट है ना वो ज़्यादा काम ख़राब करता है। जो पेट्रियार्कल औरतें हैं, जो मिसऑजिनिस्टिक माइंडसेट वाली औरतें हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को ख़राब करती है, क्योंकि वो सहारा बनने की बजाय आपको कहती है, जैसे अक्सर माएँ होती हैं, उनका मतलब मे बी उनका भी कसूर नहीं है, उन्होंने लाइफ पीछे से ऐसे देखी हुई है, उनका कोई स्टडी नहीं है, बैकग्राउंड ऐसे है, कोई उनका एक्सपोजर नहीं है कि वो बस कहती हैं कि नहीं तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें सफ़र करना है, और फिर फोर्स मैरिजेस करा देती हैं। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंस्टा पे चल रही है, एंड आप मुझे करेक्ट करें इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जो आजकल की बच्चियाँ उन्होंने चीज़ें बहुत वायरल की हुई हैं कि अल्टीमेट सोल्यूशन आपकी लाइफ का मैरी समवन रिच। और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। हाँ, आप अपनी प्रेफरेंस चाहे मर्द हो औरत हो वो रख सकता है, किसी को कैसा चाहिए, कोई मतलब डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टॉल चाहिए, इट इज़ टोटली फाइन, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग मनी इफ़ द पर्सन इज़ नॉट केयरिंग फॉर यू, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू एन इमोशनल स्पेस जहाँ आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करो। अगर उसने आपको केज कर दिया है तो इसकी वजह से भी जो लड़कियां हैं ना वो अपने करियर पे फोकस नहीं करी, अपनी ज़ात पे फोकस नहीं करी। तो मुझे लगता है इस हवाले से भी आप कुछ बताएं कि इस मेंटेलिटी को भी चेंज होना चाहिए कि आप नहीं 100% डिपेंडेंट हो सकती, आजकल नहीं ज़माना। देखें जी, शादी कोई सौदा तो है नहीं। एग्जैक्टली। और ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि बहुत से पेरेंट्स की प्रेफरेंस भी होती है कि बहुत अमीर मतलब अपने से ऊपर बेटियों के पर्सपेक्टिव से ख़ास तौर पे। और माशाल्लाह एक और भी हमारे यहाँ एक सोच जो है वो प्रिवेल करती है कि बहू लानी है तो थोड़ी
मीडियोकर फैमिली से लानी है ताकि वो आवाज़ ना उठा सके, हमारे सामने स्ट्रॉन्ग ना हो अपने पैसे की बेस पे। बेटियां हमने देखें, अगर हम इस सोच के साथ अगर बेटी भी आते हैं तो शादी तो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं तो एक कामयाब शादी होती है जिसमें सबसे पहले आपकी जहनी एक जो मैच होता है एक हस्बैंड एंड वाइफ का, एक औरत और मर्द का, वो हो। आपके एज डिफरेंस बड़े जो हैं वो मुनासिब होने चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं, आपके बैकग्राउंड मुनासिब होने चाहिए, यानी उसमें एक मैच हो। मिसमैच शादियाँ, उसके अंदर तो रेड फ्लैग्स होते हैं और रेड फ्लैग्स उस वक्त खवातीन को नज़र नहीं आते। हमने अभी IPV की बात की, मैं आपकी इसी बात के साथ एक बात और जोड़ दूँ, ऐसी शादियों के अंदर क्या है जो बहुत अमीर घरानों में माजरत के साथ फिर वहाँ पे ड्रग्स और मर्दों के अंदर एक और खुदसरी होती है और वो कुछ नार्सिसिस्ट अप्रोच तो है, दिस वेरी कॉमन। सो वंस अगर आपको पैसे का, अगर पैसे पे आप बात, पैसे का अगर बहुत ज़रूर है, इस तरह के मर्द मैंने देखा है काम भी नहीं करते, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या वही चल रहा है। सो इस तरह की शादी तो वो शीशे के घरों के अंदर ना वो टूटने का भी शीशा जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है, बिकॉज वो इतने वल्नरेबल होती हैं वो ख़वातीन जो हैं, मर्द उनको सपोर्ट नहीं करते बिकॉज वो अपने आप को भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग या इस तरह की अब्यूज़ जो है वो फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सेस टू द ड्रग इज़ मोर कन्वीनियंट मे बी फॉर द पीपल हु हैव एसेट्स हु कैन अफोर्ड इट। तो इस तरह की हमारे, मैंने देखा है कि बड़े घरानों के अंदर माजरत के साथ जो बहुत सो कॉल्ड हमारी हाई क्लास है उनके अंदर, उसके अंदर फिर इसके अलावा आप अफेयर्स और तरह के चलाने, मैरिटल लाइफ और आपकी जो है जी बिल्कुल क्राइम भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मैरिटल लाइफ और ब्रेक होती है और ये जो सो कॉल्ड इस तरह की शादियाँ, इसके अंदर अच्छा एक और चीज़ होती है, फिर ना इन-लॉस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो कहेंगे जी कि आप खुद ही देखिए और पेरेंट्स क्योंकि ब्याह चुके होते हैं तो वो तो बिल्कुल ही कहते हैं कि नहीं, बल्कि वो समझाते रहेंगे कि देखो ना कितना बड़ा घर है, तुम्हारे पास हर चीज़ इतना पैसे हैं, फला है, बट ओनली द वुमन नोज व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। तो ये बड़ी ही गलत सोच है। मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुल से प्लीज़ पेरेंट्स को ये बात कहूँगी कि खुदारा जब आप शादी कीजिए, कंपैटिबिलिटी इज़ द राइट वर्ड अपनी बच्चियों के लिए और अपने बच्चों। तो हम बात कर रहे थे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के हवाले से, स्पेशली इन पाकिस्तान, इसके रीजंस क्या है, क्यों होता है और कैसे हम सब अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर सोनिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम फॉर द इन्विटेशन। इंशाल्लाह विल टॉक ओवर दिस इशू। आप एक फैक्टर लीजिए कि हमसे मेंटल पे बात करेंगे, इश्यूज क्या होते हैं इसके साथ या दूसरे इश्यूज, एंड आई थिंक वी नीड टू टॉक। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और वैसे तो पाकिस्तान में महंगाई कोई नई बात नहीं, मगर हालिया बरसों में बिजली के बिल ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और जब एक घर का माहाना इस्तेमाल सिर्फ 101 यूनिट हो और फिर भी 3000 से ऊपर बिल आ जाए तो गरीब के दिल में ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर हम किस चीज़ की कीमत अदा करें, जबकि असल बिजली की कीमत अगर 1000 के करीब हो और बाकी रकम मुख्तलिफ टैक्स और फिक्स चार्जेस की मद में ली जा रही हो, तो ये मामला सिर्फ हिसाब का नहीं रहता, ये इंसाफ का सवाल बन जाता है। क्योंकि अब बिजली का बिल सिर्फ यूनिट्स के हिसाब से नहीं भेजा जाता, इसमें फ़िक्स चार्जेस, मीटर रेंट, FC सरचार्ज, TV फ़ीस, GST और ना जाने क्या क्या शामिल होता है। और अब एक आम आदमी जो 40 या 50 हज़ार तनख्वाह पर घर चला रहा है, इसके लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। अगर उसका किराया 13 या 14 हज़ार, तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उसका इलाज, रोज़मर्रा की ख़रीदारी और फिर बिजली का ऐसा बिल जो समझ से बाहर हो, तो यूँ लगता है जैसे बिल नहीं सज़ानामा हो। और ये सब हुकूमत आवाम के साथ कर रही है और इसका ये कहना है कि IMF से मुआहिदा कर रखा है, जबकि हुकूमत के इस जुल्म पर ख़ुद IMF बोल उठाए कि बिजली और गैस के यूनिट का रेट आवाम की ताकत के मुताबिक डाला जाए और कीमत मकामी रेट के मुताबिक ली जाए। इस पर बात करेंगे आज, और इसके साथ साथ गैस और बिजली की लोड शेडिंग पर भी बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ के साथ राना फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ाहद, हमें पता है कि जो हमारी बेसिक सैलरी है, जो गरीब अवाम है, इतनी ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं है। आज भी इस दौर में भी जहाँ सैलरीज कहा जाता है कि कम से कम 40,000 तक होनी चाहिए, लोगों को 8 घंटे की शिफ्ट के बाद, 9 घंटे की शिफ्ट के बाद सिर्फ 30,000 32,000 ये सैलरीज दी जा रही है।
तो इतने कम पैसों में वो कैसे ग्रॉसरी करेगा, और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, तो वो कैसे फिर, अगर उसका 5,000 बिजली का बिल आ गया और 30-40 हज़ार कमाने वाले हैं, 6-7 हज़ार आ गया, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? और क्या हुकूमत को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही? देखिए जी, हुकूमत बिल्कुल इस मामले में अवेयर होगी कि 40,000 रुपये में किसी का घर नहीं चलता। जिसके 2 बच्चे हैं, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं और माँ बाप हैं, तो अगर वो शोहर के माँ बाप भी हैं, दादी दादा जिसको कह सकते हैं, तो मेजॉरिटी ऐसी है कि हम कंबाइंड रहने वाले लोग हैं, कंबाइंड फैमिली, तो बाकी बिल्कुल बच्चे तो नहीं है। तो 40,000 रुपये में कभी भी गुजारा नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और ये हुकूमत को भी पता होगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो ये आवाम के लिए एक सज़ा है वो बिजली के और गैस के बिल हैं इस वक्त। अगर आपकी 40,000 रुपया सैलरी है तो आपके कमो बेश आपकी जितनी फैमिली मैंने बताई है कि 5 या 6 अफराद पर मुश्तमिल आपकी फैमिली है, तो आपका बिल कम अज़ कम 8 से 10,000 रुपया लाजमी आता होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपकी इतनी फैमिली है तो डेफिनेटली 2 पंखे चलते होंगे, फ्रिज चलता होगा, इस्त्री चलती होगी, उसके साथ साथ मोटर पानी वाली, और ये 2-4 चीज़ें जो हर घर की ज़रूरत हैं, बुनियादी ज़रूरत हैं, ये चलती होंगी। और अगर ये चलती हैं तो फिर आपका बिल कम से कम 10,000 से नीचे नहीं आ सकता, जो सूरत हाल है इस वक्त, जो यूनिट रेट इस वक्त चल रहा है। ठीक है, देखिए आवाम को इस वक्त सबसे ज़्यादा मारा ही महंगी बिजली ने और महंगी गैस ने है। LPG आप देख लें, इस वक्त 450 रुपये मिल रही है, रेट जो है वो सरकार ने जो तय किया वो 304 रुपये है। ठीक है, मिल 430-450 रुपये रही है। अब बिजली का देख लें आप, बिजली का फ़ी यूनिट, जो शख्स लाइफ लाइन कंज्यूमर है, लाइफ लाइन कंज्यूमर उसको कहते हैं जो 1 से लेके 50 यूनिट तक महीने में इस्तेमाल करता है, और वो कोई भी नहीं है, वो सिर्फ झुग्गियों में अगर किसी ने लगाए हैं तो वो ही हो सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो 50 यूनिट से कम क्या इस्तेमाल हो सकती है। उसकी बिजली जो है वो सिर्फ 4 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से जो है वो उसका रेट मुकर्रर है, मगर उसमें अगर टैक्सेस शामिल किए जाएँ, सारी चीज़ें शामिल किए जाएँ, तो उसका रेट भी कम व बेश के तकरीबन 10-12 रुपये बन जाता है। ठीक है, क्योंकि टैक्सेस भी उसमें, GST देखें ना, 18% तो सीधा सीधा बिल में GST है आपका, 18% GST है उसमें। उसके बाद आपका फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बाद आपका जो है वो उसका क्या नाम है, फिक्स चार्जेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, समाही एडजस्टमेंट, क्या क्या चीज़ें इस बिल में आपको मैं बताऊं, सब कुछ जो हमारे बिल में ही लगाया हुआ है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल में हैं। अगर आप सिर्फ बुनियादी रेट यूनिट्स का देखें और आप एक्चुअल रेट देखें तो आप परेशान हो जाएं। देखें अगर कोई प्रोटेक्टेड सारिफ है ना, तो उसका 1 से लेके 100 यूनिट तक उसका रेट तकरीबन 11 रुपये है फ़ी यूनिट। ठीक है, अगर उसमें आप जो है वो टैक्सेस ऐड कर लेते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड कर लेते हैं, सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो वो रेट बन जाता है तकरीबन कोई 20 रुपये के करीब। ठीक है, और अगर आप देखें 301 यूनिट नॉर्मल हर घर में 300 यूनिट तो चलता ही चलता है गर्मियों में। इससे कम यूनिट बहुत ज़्यादा, जिसने अपने बच्चों को कह सकते हैं ना कि महरूमी में रखना है अपने घर वालों को, और सब कुछ हर चीज़ छोड़ देनी है, उसका आप कह सकते हैं कि 200 यूनिट चलता होगा। ठीक है ना, और आगे तो वैसे ही इतनी शदीद गर्मी आनी है कि उसमें AC के बगैर, या कुछ लोग तो अभी भी AC अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने बिल्स आते हैं, कूलर भी नहीं लगा सकते वो। 200 यूनिट पंखे के साथ भी इस्तेमाल नहीं होते, ज़्यादा हो जाते हैं। सिर्फ अगर आपके घर में 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है, एक उसका क्या नाम है मोटर है, कपड़े धोने वाली मशीन है, और 200 यूनिट आपके कहीं रुकते ही नहीं है, आपके 300 यूनिट आराम से। और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम ये नहीं कह सकते बड़ी कोई लग्जरी है, ये हमारी बेसिक जरूरियात है, बुनियादी जरूरियात है। हम यहाँ पर ये बात करें, हमारा मैं कल की ही आपको बात बताता हूँ। कल जो है मिनिस्टर पावर डिवीजन अवैस लगारी साहब, उनकी तरफ से एक बड़ा जो है ना वो बड़ा बयान आया सामने। उनका कहना जी हम बिजली इतनी सस्ती कर देंगे कि दिन के टाइम इतनी सस्ती बिजली हो जाएगी कि लोग रात को वही बिजली जो है वो बैटरियों में सेव करके रात के टाइम भी इस्तेमाल कर सकेंगे, और 7 से 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम बिजली देंगे। आज जब ये आई थी ना, तो इन्होंने कहा था पाकिस्तान तरक्की की उड़ान भरेगा, और अब इन्फ्लेशन हमारे सामने है, तो गरीब आदमी एक वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर सकता। अभी भी वो यही कह रहे हैं। देखें बड़े बड़े जो मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े
सेट लोग थे ना वो गुर्बत की लाइन तक पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली अवाम ठीक है ना, जो दोस्त सूरत-ए-हाल है। हुकूमत कहा जाता है हाँ इसको, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहूँगी अवाम दुश्मन हुकूमत है जो हर चीज़ ही अवाम के उससे बाई रेंज से बाई कर रही है। अच्छा फात साहब, आपने कहा है कि अवैस लगारी साहब ने कहा है सस्ती बिजली देंगे बिल्कुल। और दिन के टाइम आप इस्तेमाल करें, रात के टाइम आप उनको स्टोर कर लें। तो 2200 अरब की तो हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे होते हैं ये IPPs को, और 500 अरब की तो बिजली चोरी हो रही होती है। तो ये जो 2700 अरब जा रहा है हुकूमत की जेबों से, इसको तो वो रोक पा नहीं रहे, तो कैसे हमें सस्ती बिजली देंगे वो? देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, बयान है ना, वो जो मर्जी दे सकते हैं, वो जो है वो उसका हुक्मरान है, मुल्क के हुक्मरान है, तो वो जो मर्जी बयान दे सकते हैं। अभी जो उन्होंने, मैं आपकी अभी कल की बात है, ये ज़्यादा दूर की देर पुरानी नहीं है बात, कल ही उन्होंने कहा है एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस में, वीडियो लिंक उन्होंने खिताब किया, मैं उसमें शामिल था। उन्होंने कल ही कहा है ये कि जनाब हम जो है वो IPPs को दफन कर देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्लाह करे IPPs को ही दफन करें, अवाम को तो ना करें, अवाम हमें तो फिलहाल करें तो हमें फिलहाल। अवाम ही दफन होती हुई दिखाई दे रही है। हम्म। जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, आपको भी देखें, मुझे भी देख, मैं सारी दुनिया सबको नजर आ रहा है कि फिलहाल तो अवाम दफन होती दिखाई दे बिल्कुल रही ऐसे ही है, है। क्योंकि पेट्रोल बर्दाश्त से बाहर है, सुई गैस पेट्रोल बर्दाश्त से बाहर है, बिजली बर्दाश्त से बाहर है। एक बंदा, वो भी मैं आपका वो देख रहा था, सारा जो बोल रही थी अभी सुन रहा था कि अगर किसी की 30-35 हज़ार सैलरी है और 12-13 हज़ार रुपया किराया है उसके घर का, जनाब 12-13 हज़ार रुपया वो ख्वाब हो चले गया, गए हैं। ख्वाब हो गया, True, वो बिल्कुल। ख्वाब हो गया। अब 25-30 हज़ार रुपये से नीचे हल्के से हल्के घर का किराया, जिसका एक अगर जो है वो एक उसका क्या नाम है बेडरूम हो और एक किचन बाथ और ये चीज़ें हो, एक छोटा सा पोर्शन हो, उसका किराया कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपया किराया, इससे बिल्कुल कम ऐसे। किराया नहीं है। ठीक है, मुझे ये चीज़ एक समझ नहीं आती कि कैसे एनालिसिस करती है हुकूमत कि यार 32 हज़ार रुपये में गुजारा हो सकता है किसी भी आम शख्स का, ठीक है, एक फैमिली का, या 40 हज़ार रुपये में गुजारा हो सकता है। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपये में गुजारा नहीं है जो सूरत हाल है। देखिए किसी की फैमिली बड़ी है तो वो उसके लिए तो 1 लाख भी बहुत ही कम है, इतना तो बिल आ जाता है अगर एक AC चल जाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊँ, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ आवाम का खून चूस रही हैं इस वक्त। कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आवाम का खून चूस रही है। एक तरफ बिजली की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं और दूसरी तरफ इन्होंने अपने लॉसेस पूरे करने के लिए आवाम के साथ वो जुल्म किया है। बिल्कुल ऐसे ही। फाद एक कॉलर है, उनको भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? शहजाद बात कर रहा हूँ। जी शहजाद। अच्छा मैडम, मैंने ये पूछना था फाद साहब से कि फी यूनिट हमें जो है वो 400 मेरे यूनिट इस्तेमाल होते हैं, तो मुझे वो 1 यूनिट कितने का पड़ रहा है कॉस्ट, क्योंकि मुझे 40 हज़ार बिल आ गए जो मैंने अभी तक पे नहीं किया। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारा जो हुकूमत है लाहौर में, वो सोलर के ऊपर कन्वर्ट होने के बाद कितनी बिजली जो है वो हुकूमत के सिस्टम में रह गई है, बाकी क्या वो भी हमने पे करने होंगे पैसे इस साल? ठीक है जी शहजाद साहब, आपका अगर 400 यूनिट तक इस्तेमाल होता है ना, तो 401 से 500 यूनिट तक जो यूनिट का टैरिफ रेट है ना, वो तकरीबन 41 रुपये बनता है। ठीक है, 41 रुपये फ़ी यूनिट, और ये विदाउट टैक्सेस हैं। इसमें अगर आप 18% GST लगाएं और दूसरी चीज़ें आप सेल्स टैक्स लगा दें, उसके बाद फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और जो मुख्तलिफ जो चार्जेस हैं, समाही फ्यूल एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, समाही एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें मिला के इनका एक यूनिट तकरीबन मेरे हिसाब से रफली अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 60 रुपये के हिसाब से इनका जो है ना वो 1 यूनिट चार्ज होता है, जो बंदा 400 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करता है इसके दरमियान। और दूसरी बात इन्होंने पूछी थी कि वो सोलर अगर लगा लेते हैं तो क्या रिलीफ मिलेगा, और कितनी जो हुकूमत है वो क्या रिलीफ फराम करेगी, और कितने चार्जेस इनको पे करने पड़ेंगे? नहीं, सोलर के हवाले से उन्होंने बात की है कि सोलर की जो है उसका क्या नाम है यूनिट अगर हुकूमत ले रही है तो वो हमें सस्ते पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। exactly, इस तरह के सवाल था। तो वो सोलर का जो रेट है वो पुराना जो रेट चलता आ रहा था वो 27 रुपये कुछ पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से हुकूमत सोलर सार्फिन से ले रही थी। अच्छा। पीक टाइम में जब
यानी कि जो सोलर का पीक टाइम है। बेसिकली उन्होंने कहा था कि अगर बिजली क्योंकि निकल गई ना सिस्टम से, हाँ जी। तो फिर उसके लिए भी पैसे हम ही देंगे उनको। देखिए इस वक्त सोलर से ना अगर मुल्क भर की बात की जाए तो मुल्क भर में सोलर से 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, सिस्टम में दे रही है सिस्टम में सोलर, ठीक है। और ये सोलर सारा दिन इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, सारा दिन ये बिजली बनती है। मगर जब शाम होती है ना, जब सोलर की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि सोलर बिजली नहीं बना रहा, शाम हो गई है ना, इवनिंग में सोलर नहीं बिजली बनाएगा, तो उस वक्त पीक पे चली जाती है इसकी डिमांड, ठीक है, ठीक है ना, मुल्क की डिमांड पीक पे चली जाती है। वो एक उसको आप कह सकते हैं कि एक अचानक जंप आता है, अचानक, ठीक है ना। उसके लिए हुकूमत को अपने पावर प्लांट्स, जो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स हैं, LNG के हैं और मुख्तलिफ दूसरे हैं, वो चलाने पड़ते हैं और उससे बिजली भी यानी कि बनानी पड़ती है, तो उससे उसका रेट अब बढ़ जाता है, ठीक है। सोलर से तो बिजली बहुत सस्ती पैदा हो रही है, मगर हुकूमत ने अभी तक इस हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी हमें सामने दिखाई नहीं दी ठीक है, कि फात जो सही कह रहे हैं आप। सोलर से बिजली पैदा करके हमें सस्ती ही मिले। ठीक है फात, हम बात कर रहे थे कि अप्रैल के महीने में काफ़ी बिल्स पे किए हैं उन्होंने, और उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत को आवाम पे रहम आए। राना फात मेरे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।